नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कंडीशन की जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है बट वी सी वेरी ऑफन एंड इनफैक्ट बात कर रहा हूँ तो मैं अभी जस्ट 2 घंटे पहले उसी की ही सर्जरी करके आ रहा हूँ। दैट इज़ एक्लीज टेंडन रप्चर। सो एक्लीज टेंडन रप्चर से पहले हम ये समझे इस मॉडल पे कि एक्लीज टेंडन क्या होता है। सो बेसिकली आपकी जो काफ की जो मसल है वो नीचे आके एक स्लेंडर चीज़ बनाती है जिसको हम टेंडन कहते हैं, जो हड्डी पे अटैच होता है। ये टेंडन को हम एक्लीज टेंडन कहते हैं एंड दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन इन द होल बॉडी। तो एक्लीज टेंडन जो है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन और ये पीछे है। इसका काम होता है एंकल की ये मूवमेंट यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन करना। और जब आप चल रहे हैं तो जब आप चलने के टाइम पे पैर पे पंजे पे खड़े होते हैं तो जिसको हम पुश ऑफ रेस कहते हैं, इसमें इस टेंडन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो जो एक्लीज टेंडन रप्चर है ये 2 सबसेट ऑफ पॉपुलेशन में कॉमन है। एक थोड़ा सा यंग या इवन मिडिल एज स्पोर्ट्स पीपल जो कि खेल रहे हैं एंड सडन पुल की वजह से उनका टेंडन अचानक रप्चर हो जाता है। और दूसरा है विच आर मोर सेडेंटरी, लिटिल बिट मोर सेडेंटरी, ओल्डर एज, जिनको टेंडन में ऑलरेडी वेयर एंड टेयर या डिजेनरेशन है। कई लोग इंडिया में इनफैक्ट स्पेसिफिकली ऐसे लोग भी होते हैं जिसको टेंडन में प्रॉब्लम होती है पहले से और वो स्टेरॉयड इंजेक्शन ले रहे होते हैं और स्टेरॉयड इंजेक्शन उस टेंडन को कमज़ोर कर देता है और वो टेंडन रप्चर कर जाता है। सो ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं विथ रिगार्ड्स टू द पेशेंट प्रोफाइल। दूसरा एक और वे ऑफ क्लासीफाइंग इसको होता है एक्लीज टेंडन रप्चर को कि या तो वो जहाँ पे टेंडन हड्डी पे अटैच होता है वहाँ से टूटते हैं जिसको हम इंसर्शनल रप्चर कहते हैं, या वो इंसर्शन से 3 या 4 सेंटीमीटर ऊपर टूटते हैं जो कि नॉन इंसर्शनल होता है। अगेन अगर हम इनको पेशेंट प्रोफाइल में फिट करें तो नॉन इंसर्शनल एक्लीज रप्चर जो है दे आर मेनली इन दोज विच आर एथलीट्स, और जो इंसर्शनल एक्लीज रप्चर है वो जनरली उसमें होते हैं जिनको ऑलरेडी टेंडन में कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो या जिनका टेंडन ऑलरेडी पहले से खराब हो। इंडिया में और इनफैक्ट एशिया में मैं कहूँगा कि वी सी अ लॉट ऑफ इंसर्शनल एक्लीज रप्चर। ऑलमोस्ट 80% of our patients are those which have insertional rupture and only 10 to 20% in our country is non-insertional Achilles rupture. But जब मैं यूके में अपनी फेलोशिप कर रहा था तो तब मैंने देखा था कि यूके में नॉन इंसर्शनल एक्लीज रप्चर ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अगर हम एक्लीज रप्चर की बात करें जो कि इंसर्शन से हो रहा है जिसमें टेंडन ऑलरेडी ख़राब है, तो उस केस में देयर इज़ नो अदर ट्रीटमेंट अदर देन सर्जरी। वो बिना सर्जरी के ठीक हो ही नहीं सकता, तो आपको सर्जरी 100% करानी ही करानी है क्योंकि वो इंसर्शन से हुआ है। आप कई बारी कराएंगे, आपको डॉक्टर MRI एडवाइस करेगा, MRI में भी लिखा हुआ आएगा, बहुत बारी लिखा हुआ आता है कि इट्स अ पार्शियल रप्चर, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट, बिलीव मी ऑन दैट, अगर वो इंसर्शन से है देयर इज़ नो वे दैट इट कैन हील ऑफ इट्स ओन। और वो जो पार्शियल रप्चर है उसमें बेसिकली सिर्फ 5% ऑफ द फाइबर्स है, उसमें आप नहीं चल सकते, आपको हमेशा वो प्रॉब्लम रहेगी। सो दिस वॉज अबाउट द इंसर्शनल एक्लीज रप्चर। इन कॉन्ट्रास्ट जो नॉन इंसर्शनल एक्लीज रप्चर है दे कैन बी मैनेज बोथ नॉन ऑपरेटिवली एंड ऑपरेटिवली। तो सर्जरी भी होती है जिसमें कि प्राइमरी एंड टू एंड रिपेयर किया जाता है, या नॉन ऑपरेटिवली आप उसमें एक कास्ट देते हैं और उसके बाद एक बूट देते हैं। इसके लिए स्पेशल बूट आता है जो इंडिया में सिर्फ एक ही जगह से मिलता है। इट्स बेसिकली एन इम्पोर्टेड बूट जिसको हम रेंज ऑफ मोशन बूट कहते हैं। उसका नाम है वैक्यूपेड एंकल बूट। वो लगा के हम इसको नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। नॉन ऑपरेटिव का फ़ायदा ये है कि आपकी सर्जरी बच गई, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इट इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट समटाइम्स फॉर द पेशेंट टू बी मैनेज नॉन ऑपरेटिवली विद द बूट। तो ये जो है दोनों तरीके से होता है एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि पेशेंट प्रोफाइल क्या है। अगर लोअर डिमांड पेशेंट है तो यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट अ नॉन ऑपरेटिव वन, बट हायर डिमांड है तो जनरली सर्जरी वुड डेफिनेटली गिव यू अ बेटर स्ट्रेंथ। नॉन ऑपरेटिव में कभी कभी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती है। सो
नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट होता था जिसमें आपको 1.5 महीने के लिए कास्ट लगा दी जाती थी। सो वो ट्रीटमेंट अभी वैलिड नहीं है, वो ट्रीटमेंट इज़ नॉट नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। व्हाट वी टॉक अबाउट इन नॉन ऑपरेटिव इज़ व्हाट वी कॉल एज अ फंक्शनल रिहैबिलिटेशन। फंक्शनल रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ कास्ट और उसके बाद एक रिमूवेबल बूट लगा के पेशेंट चलने लग जाता है, वो अपनी मसल्स को लोड करता है और हम फिजियोथेरेपी करके टेंडन को स्ट्रेंथन करते हैं। सो दैट इज एसोसिएटेड विद अ बेटर आउटकम, नियरली कंपेरेबल री रप्चर रेट्स, यानी कि ऑलमोस्ट उसके दोबारा वापस रप्चर होने के चांसेस जो है वो कम है और थोड़ा सा 19-20 का ही कमज़ोरी रहती है, बट दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड और उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। इट्स अ डिफ़िकल्ट ट्रीटमेट टू फॉलो फॉर द पेशेंट, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस from the perspective of the patient also. So in the end conclude करने के लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर एक्लीस रप्चर इंसर्शन से है, जो कि इंडिया में मैं कहूँगा 80% ऑफ द पॉपुलेशन में होता है, ऑल ऑफ देम रिक्वायर सर्जरी। लेकिन अगर वो रप्चर जो है वो इंसर्शन से ना होके वो थोड़ा सा ऊपर से है, नॉन इंसर्शनल है, तो वो सर्जरी और नॉन ऑपरेटिव दोनों तरीक़ों से मैनेज हो जाता है। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा कठिन है एक मरीज़ के लिए, ये पेशेंट को समझना पड़ेगा, एंड इट डज़ नॉट सूट ईच एंड एवरीथिंग, उसके लिए भी हमारे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो आप इसके बारे में ज़रूर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। बट अगेन नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि प्लास्टर लगा दिया जाए 1.5 महीने तक, दैट इज़ नॉट द नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके लिए आपको वैक्यूपेट बूट चाहिए, अगर उसका एक्सेस आपके पास है तो डेफिनेटली आप उसके बारे में सोच सकते हैं, और उसके लिए एक बहुत अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दोनों चीज़ें इंडिया में इतना फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है और इसीलिए नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता इंडिया में। तो ये हो गया एक्लीस टेंडन रप्चर के बारे में। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि एक्लीस टेंडन रप्चर में जो हम सर्जरी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच।